नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव। अब केवल महिलाओं के नाम होगा आवंटन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घरों के आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि अब अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर केवल महिला मुखिया के नाम पर ही आवास स्वीकृत किए जाएंगे। यदि पुरुष मुखिया के नाम से आवंटन होता है तो उसमें महिला का नाम जोड़ना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रत्येक आवास के सामने सहजन का पेड़ लगाने और सौर ऊर्जा लाइट लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। लाभार्थियों के सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गाँव में ही हो सके। पिछले वर्ष में 1,24,000 से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिनमें 4 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, तेज पछुआ हवाएं चलेंगी, तापमान गिरेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 फरवरी को तेज पछुआ हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊपरी वायुमंडल में हल्के बादल छाए रहेंगे। कानपुर में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान घटकर 8.2 डिग्री सेल्सियस रह गया। वैज्ञानिकों के अनुसार 13 और 14 फरवरी से फिर से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवा में नमी की मात्रा घट रही है, जिससे दिन और रात के तापमान में उछाल देखा गया है। हालांकि मंगलवार तक यही स्थिति बनी रहेगी और बुधवार को कोहरा छटने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नेपाल जाने वालों के लिए खुशखबरी, लखनऊ से शुरू होंगी सीधी बस सेवाएं। लखनऊ से नेपाल जाने के लिए अब सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बिहार के अधिक जिलों तक बसों का संचालन भी करेगा। परिवहन निगम और बिहार सरकार के बीच एक बैठक में इस फैसले पर सहमति बनी। बैठक में तय किया गया कि निजी बसों को भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच चलने का अवसर दिया जाएगा। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने ये भी सहमति जताई कि परिवहन सेवा को और बेहतर बनाया जाएगा और नए जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेकर औपचारिक रूप से सेवाएं शुरू की जाएंगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 35 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 575 करोड़ रुपए स्वीकृत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 35 प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 575 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस परियोजना हेतु 112 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हालांकि टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण काम नए वित्तीय वर्ष में ही शुरू हो सकेगा। इस योजना में बहराइच, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी सहित कई जिलों की सड़कें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्ययोजना में देरी पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। अब इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के स्कूलों में अब ग से गाय, सी से काऊ पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा की कि अब बच्चों को ग से गमला की बजाय ग से गाय पढ़ाया जाएगा। इसी तरह अंग्रेजी में सी से कैट की जगह सी से काऊ पढ़ाया जाएगा। यह फैसला महाकुंभ में आयोजित पशुधन विभाग की बैठक में लिया गया। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से बच्चों और समाज में जागरूकता बढ़ेगी। इसके अलावा हाईवे और सड़कों के किनारे रहने वाली गायों को रेडियम बेल्ट पहनाने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि रात में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कश्मीर तक ट्रेन का सपना हुआ साकार, प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे वंदे भारत को हरी झंडी। 7 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने का सपना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये रेल मार्ग दुनिया की सबसे कठिन पटरियों में से एक पर बनाया गया है। नवंबर में सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके थे और सफल परीक्षण के बाद अब इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है। इस मार्ग में भारत का पहला केबल सटेर अंजी खाद पुल और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज शामिल है। चिनाब ब्रिज नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, जो इसे एक तकनीकी चमत्कार बनाता है। ये परियोजना भारत के रेलवे इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी।
अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। योगी सरकार की नई आबकारी नीति से ठंडी बियर के शौकीनों को झटका। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया है। इस नीति में कॉम्पोजिट शराब दुकानों को अनुमति दी गई है, जहां अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन एक साथ बेची जा सकेंगी। हालांकि ठंडी बियर की बिक्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे शराब विक्रेताओं में असमंजस है। सरकार ने नई नीति को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। विक्रेता संघ का कहना है कि अगर नीति में स्पष्टता नहीं आई तो गर्मी में ठंडी बियर मिलना मुश्किल हो सकता है। विक्रेताओं ने सरकार से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, ताकि बाजार में भ्रम की स्थिति न बने। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश, गुरु रविदास जयंती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर 12 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के दफ्तर बंद रहेंगे। संत रविदास मध्ययुगीन संत परंपरा के महान संतों में से एक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था और वे समाज सुधार और समानता के लिए प्रसिद्ध थे। नवंबर 2024 में घोषित अवकाश को अब बदलकर फरवरी में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से रविदास जयंती को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की उम्मीद, बड़ा सर्वे जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में जमीन के अंदर तेल और प्राकृतिक गैस भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इस संभावना की पुष्टि के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर ड्रिलिंग का काम जारी है। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट सर्वे के जरिए इन इलाकों को चिन्हित किया था। जमीन के नीचे की संरचना का विश्लेषण करने के लिए रॉकेट विस्फोट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया से निकले आंकड़ों को विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। अगर यहाँ पेट्रोलियम भंडार की पुष्टि होती है तो ये राज्य के लिए बड़ी आर्थिक उपलब्धि होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, लोकसभा में उठी आवाज। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लोकसभा में फिर उठी है। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि भोजपुरी 8 देशों में बोली जाती है और यह पूर्वांचल के लाखों लोगों की मातृभाषा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इसे संविधान में स्थान दिया जाए। इसी दौरान अन्य सांसदों ने भी अलग अलग मांगे रखी, जिनमें रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय बेचने और सोशल मीडिया तथा OTT मंचों पर सेंसर लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। संसद में इन मुद्दों पर चर्चा के बाद सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की गई। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। होंडा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से यूपी के FPO को मिलेगा सशक्त समर्थन, क्या बदलेंगे ग्रामीण विकास के नियम? सपा के आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन बुद्ध कथा के आयोजन में बाधा डालता है, जबकि भागवत कथा के आयोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने सरकार से मांग की कि संत कबीर, गुरु रविदास तथा गौतम बुद्ध से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किए जा सके। नई दिल्ली में MOC पर हुए हस्ताक्षर समारोह में उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, होंडा इंडिया फाउंडेशन के ट्रस्टी विनय ढींगरा एवं कात्सुयुकी ओझा उपस्थित रहे। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स तथा होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर शामिल हुए, जो होंडा के ग्रामीण विकास के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। इस अवसर पर ट्रस्टी विनय ढींगरा ने स्पष्ट किया कि फाउंडेशन ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि यह प्रयास भारत सरकार की सोच से मेल खाता है, जैसा कि 2025 के यूनियन बजट में प्रदर्शित होता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन और किसानों के लिए उचित दाम सुनिश्चित करने की पहले इन उद्देश्यों के अनुरूप है। ये पहल किसानों, युवाओं, पर्यावरणविदों, शिक्षण संस्थानों, नीति निर्माताओं तथा गैर लाभकारी संगठनों को जोड़ते हुए सतत कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध होगी। प्रारंभिक चरण में ये परियोजना 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचेगी और दीर्घकाल में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास में नया मोड़ ला सकती है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। काशी में उमड़ी भीड़, गंगा आरती पर रोक, विश्वनाथ मंदिर की कतार में 3 श्रद्धालुओं की मौत। महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने मौनी अमावस्या की भीड़ को भी पीछे छोड़ दिया। गोदोलिया से दशाश्वमेध जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे गलियों में जाम लग गया। भीड़ की अधिकता के कारण गंगा आरती पर रोक लगा दी गई। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कतार में लगे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के श्रद्धालु शामिल थे। बिना पोस्टमार्टम के परिजन शव लेकर चले गए। जूना अखाड़े के एक साधु समेत 2 अन्य लोग भी बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने 1000 से अधिक श्रद्धालुओं को परामर्श दिया, जिनमें अधिकतर को रक्तचाप, घबराहट और पैरों में सूजन की समस्या थी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। इंजीनियर ने छोड़ी नौकरी, फूलों की खेती से कमा रहे लाखों, किसानों के लिए बने प्रेरणा। श्रावस्ती के इंजीनियर आसिफ अजीत सिद्दीकी ने अच्छी नौकरी छोड़कर खेती में कदम रखा और अब हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं।
वर्ष 2015 में पॉलीहाउस बनाकर जरबेरा फूल की खेती शुरू की, जिससे बड़ा मुनाफा हुआ। इसके बाद गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी सहित कई फूलों की खेती करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने ड्रैगन फ्रूट, आम, लीची, पपीता और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती भी शुरू कर दी। कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हाउस में भी उनके जरबेरा और स्ट्रॉबेरी को पुरस्कार मिला। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कानपुर में रोजगार मेला, छात्राओं के लिए 800 से अधिक नौकरियां उपलब्ध। कानपुर में आयोजित रोजगार मेले में 13 कंपनियां 833 पदों पर भर्ती कर रही है। नौकरी का वेतन 5,000 से 35,000 रुपए तक रखा गया है। 8वीं पास से लेकर स्नातक, डिप्लोमा, ITI और BTech की डिग्री धारक छात्राओं को इसमें मौका मिलेगा। कंपनियों के प्रतिनिधि साक्षात्कार के बाद योग्य उम्मीदवारों को तुरंत ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। कानपुर के अलावा अन्य शहरों में भी छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी